हाँ हम ये कहते हैं हाथ में मेहंदी लेके क्या सोने का तो मेहंदी लेके बाद में अच्छा देखो रिफ्लेक्शन। बच्चे नोट करते रहे पीछे पीछे। रिफ्रैक्शन 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 क्या होता है बच्चों, आपको तो पता ही है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए। माध्यम ठीक है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन को पता नहीं, पृथ्वी में होता है शायद, क्या होता है घुसी हुई। हिंदी मीडियम में कौन बच्चा है? रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? चलो होगा जो भी है, देखो सेम उसी की तरह है। बच्चों ये नॉर्मल है, बात नहीं अच्छे हंसो मतलब ज्यादा। ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल। सेम ये हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब मीडियम वन मीडियम, ये मीडियम टू, ठीक है, मीडियम वन मीडियम टू, ठीक। ये एंगल क्या है, आई। ये एंगल आई है, ये इंसिडेंट है, ये क्या है नॉर्मल। अब इसका एक्चुअली जाने का पाथ तो ये है, लेकिन ये अपने पाथ से बेंड कर जाती है, ठीक है। जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। अब बेंड क्यों होती है इसका सब मैं अभी रीजन बताऊंगा आपको। किस साइड बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर नॉर्मल पर है तो नॉर्मल पर ही जाएगी, ठीक है। तो इसको आप इतना तक बना लो, फिर आगे हम देखते हैं आगे। चलो, तो रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। रिफ्रैक्शन क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से बात नहीं है, ये देख लो। रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किस साइड बेंड करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो मीडियम जो अलग अलग हैं हमारे। एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगी टुवर्ड्स बेंड कर रही है टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम की रेयरर से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं हम, फर्स्ट मान लेते हैं कि रेयरर से ये डेंसर में जा रही है। कहाँ जा रही है, डेंसर में। अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है ये, तो इसके लिए क्या बनेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। किस साइड बेंड कर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम। ये सब क्यों होता है वो चीज अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए स्नेल्स लॉ के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम इसमें लॉ की बात करें तो लॉ क्या है, आप थोड़ा सा स्नेल्स लॉ समझ लीजिए। जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें जो सेकंड लॉ आता है वो होता है स्नेल्स लॉ। अभी बताऊंगा, मैं दोनों ही लिखाऊंगा, समझ लो पहले स्नेल्स लॉ, ठीक है। अभी मैं लिखाऊंगा सर। स्नेल्स लॉ समझ लो पहले क्या है। स्नेल्स लॉ ये होता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस अपॉन रेशियो, मतलब रेशियो लेना है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। ये रेशियो है, ये रेशियो इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है।
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। क्लियर इतना? अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा होगा, स्पीड जब हम पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जब हम वहां पर कैलकुलेट करते हैं या लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल कर आती है? लाइट की स्पीड अगर हम किसी मीडियम में कैलकुलेट करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो निकल कर आता है फॉर्मूला 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर, यही तो आता है अगर आपको याद हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब हम किसी मीडियम में लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो निकल कर आता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर। 1/√, आता ही, ठीक है, तो बता देंगे हम जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लाइट की स्पीड पढ़ते हैं किसी मीडियम में, तो फिर ये फॉर्मूले की स्टडी करते हैं वहां पर, ठीक है। यहाँ पर अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट है अंडर रूट में, ठीक है। तो v इक्वल टू ये हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट क्या बचा, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये चीज जो है हमारा ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v इक्वल टू c अपॉन म्यू। ये c की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट म्यू नॉट 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो c की वैल्यू के इक्वल आएगा। ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ, ये तो बहुत ज्यादा डायमेंशन में बहुत पूछा जाता है। ये डायमेंशन में 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी? तो c की होगी। याद आया नहीं? फिर ये तो डायमेंशन में बहुत पूछा जाता है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। वैसे तो ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, लेकिन आपने डायमेंशन में ये पढ़ रखा होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? फिर नहीं पढ़ा तो पढ़ना फिर। अरे अंडर रूट है ना, अंडर रूट हटाएंगे तब चढ़ेगा ना। यहाँ तो अंडर रूट में ही है, सी के बराबर हो गया। तो ये क्या बचा आपका? ये बचा, ये कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब ये v इक्वल टू सी अपॉन म्यू, सही है। म्यू हमारा क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसी से डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट in air, is defined as the ratio of speed of light in air to speed of light in any medium। इक्वल टू क्या आएगा? c अपॉन v आएगा। यहाँ से c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और v क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। म्यू और यार को वो कहते हैं म्यू। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, हाँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है। म्यू और यार के बराबर होता है, हाँ, अंडर रूट में, ठीक है। अब यहां पर जो म्यू की वैल्यू है वो क्या है? c अपॉन v। तो अगर म्यू टू की वैल्यू रखेंगे तो c अपॉन v2 आएगा, और म्यू वन की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? c अपॉन v1। c से c कैंसिल, तो साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, सही है। अब आप यहां देखो इस वाले फॉर्मूले में, अगर हमने ये रेयर मीडियम ले लिया, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ये डेंसर है, ज्यादा डेंस है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कंडीशन दी है वो आपको ये वाली दी हुई है, ये रेयर, ये डेंसर, मतलब ये ग्रेटर देन है इससे। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज्यादा हो जाएगा, देखिए μ2 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब एंगल आई ज्यादा होगा रेशियो इक्वल होने के लिए, और एंगल आर कम होगा क्योंकि ये कम है। तो इसका मतलब जब ये कम है तो एंगल आर कम, और एंगल आर कम मतलब ये बैंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड कर गई। दूसरी चीज, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो एक तो ये बैंड करेगी किस साइड वो पता चल गया। दूसरी चीज ये, अब हम इसकी बात कर लेते हैं स्पीड की। जब ये रेयर मीडियम में थी तो इसकी स्पीड जो थी वो v1 थी, जब ये डेंसर में आएगी तो इसकी स्पीड v2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से देखिए कौन सी ज्यादा होगी, जब रेयर में थी तो v1 है मतलब ज्यादा है क्योंकि एंगल आई ज्यादा है,
डेंसर में R कम हो गया तो आपका V2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कम। तो रेयरर से डेंसर में जाने पर स्पीड डिक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज हमारी आएगी वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ लैम्डा 1 यहाँ है, यहाँ पर हम मान लेते हैं लैम्डा 2 है, तो अब लैम्डा 1 ज्यादा हो गया लैम्डा 2, लैम्डा 1 या लैम्डा 2, जल्दी बताइए। लैम्डा 2 ज्यादा हो, पक्की बात है, C अपॉन लैम्डा होता है, पक्की बात है। आपने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, v बराबर लैम्डा, स्पीड बराबर क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारी कभी चेंज नहीं होती, मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई नहीं और स्पीड चेंज हो गई, तो जो स्पीड ज्यादा वो हमारी वेवलेंथ ज्यादा। मतलब यहाँ पर अगर हम लिखें तो लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 होगा और v1 ग्रेटर देन v2 होगा, और फ्रीक्वेंसी दोनों में हमारी क्या है, सेम, f1 बराबर क्या है f। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस होगा। क्लियर, इतना समझ आ गया कि नहीं। तो ये किस साइड बेंड कर रही है, क्यों बेंड कर रही है, क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, अगर मान लो आपको ये डेंसर ये रेयरर बोल दिया जाता तब, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल स्पीड इंक्रीज हो जाती, वेवलेंथ बढ़ जाती, फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होती। यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वहां से 0.5। एक पॉइंट और समझ लो, जैसे मान लो कि आपने किसी मीडियम में, जैसे मान लीजिए मीडियम क्या, हम ऐसी बात कर लेते हैं, आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें नीचे बल्ब ग्रीन कलर का मान लीजिए लगा लिया, उसको ऑन किया, उसमें पानी भरा हुआ है, वो मीडियम अलग है, वाटर एयर अलग है। वाटर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है भाई, 4/3। ठीक है, 1.333। तो अब आपने उसको मान लीजिए ब्लू कलर का बल्ब जब आप ऑन करेंगे तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू दिखेगा या कलर चेंज हो जाएगा उसका, नहीं, सेम कलर ही तो दिखाई देता है। अरे आपका हाथ भी तो वैसा ही रहता है, हाथ का कलर चेंज होता है कभी, वो तो अक्सर हम पकड़ते रहते हैं भाई, कांच के गिलास, उसमें पानी होता है, बॉटल होती है, फिर कभी चेंज होता है, ये नहीं, कलर चेंज नहीं होता। हाँ, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो रही तो कलर चेंज होना चाहिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी, अब कलर क्या है, वो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी, जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो कलर चेंज नहीं होगा। हाँ, ये कहाँ कब से बताएं। हाँ? देखो अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपको विवग्योर पढ़ा है आपने, यही तो है, इसकी रेंज क्या होती है, होती कि नहीं, सही है। अब ये बताओ रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, क्या सिर्फ 7600, क्या सिर्फ यही है 7600, नहीं, हाँ, मतलब 6400 से 76 तक ऐसी लगभग होती है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चेंज होगी, कलर तो रेड ही रहेगा अगर हुई, वैसे तो है? अगर हुई तो नहीं, वैसे जो कलर है वो, ऐसे जो स्टेटमेंट है वो यही है, जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है, जिससे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो कलर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये है। बाकी मैंने थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया इससे आप ये समझ जाओ कि हाँ हमारी रेंज में एक कलर होता है, तो इस वजह से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, तुरंत क्वेश्चन ये है कि a light ray of wavelength 6000 angstrom in air goes into the medium of refractive index 1.5. Find new wavelength, frequency and speed of light ray. ठीक है, जल्दी करके दिखाइए। वैक्यूम सेम ही तो रहती है। हाँ, पहले बताओ तो
तो यहाँ एयर से कहाँ जा रही है, गिलास में, तो बैंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये V1 है, ये V2 है, ये λ1 है और ये λ2, और फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है। बोलो है कि नहीं? चलो ये बताओ। तो V1 हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट c है, इसमें λ1 दिया है, इसमें λ2 निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है ही, क्या फॉर्मूला है बताइए? नहीं पता? अरे μ2 अपॉन μ1 बराबर क्या होता है? V1 अपॉन V2 होता है नहीं? अब आपके पास क्या क्या है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड भी है, तो V2 आएगा कि नहीं आएगा? μ1 2 कितना बताओ? 1.5। μ1 कितना? 1। एयर का वैक्यूम का क्या लेते हैं? 1। और V1 कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन V2 कितना, जल्दी बताइए? V2 हमें निकालना है, 2 यूनिट का रेट होता है। तो V2 कितना आएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा दो आप लैम्डा की टर्म्स में, तो लैम्डा की टर्म्स में अगर हम लिखें तो कितना आएगा? μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू, जल्दी बताइए, λ1 अपॉन λ2। λ2 निकालना है, निकाल लो, ये आ जाएगा 1.5 अपॉन 1, ये 6000 एंगस्ट्रॉम λ2, तो λ2 कितना आएगा? 1.5, इससे कट करो कितना आएगा? पॉइंट आगे 0, 15 चौका 60, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम आया भाई। कितने बच्चों का आ रहा है ये? और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो चाहो तो V1 अपॉन λ1 लिख लो, या V2 अपॉन λ2 लिख लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा, जो चाहो वो कर लो आप। 5 × 4 हर्ट्ज। हाँ, तो हमने V1 लिख लिया 3 × 10⁸ अपॉन 4000। ठीक है, नहीं सॉरी, λ2 ये है, सर नीचे 6000 रखो, 6000 6000 रखा जाएगा ना। हाँ, तो इससे हमारा आ जाएगा, कितना आएगा आपका आंसर? ये 0.5 10⁻14 14 आएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम है सर। इंटू 10⁻−10। वेरी गुड, तो 14 हो जाएगा ये हर्ट्ज। हर्ट्ज। चलो भाई, मान लेते हैं आपकी बात, और ये आंसर आ गया। सही है, इस टाइप क्वेश्चन कर लोगे? चलो, नहीं 5 × 10⁻14, ये 15 है। हमने 5 × 10⁻14। अरे क्या करना है? या तो 15 कर दिए या फिर पॉइंट हटा दिए। ऐसा पॉइंट हटा दीजिए। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आ रहा है, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 30 10⁻7 7 और 7 कितना आएगा? हाँ सही, तो 5 × 10⁻14 आएगा, सही। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बहुत टाइम लगेगा, सही है। देखिए, आपके पास ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस है T, ठीक है, और ये हमारे पास एयर ले ली हमने, ये ग्लास है, और ये हमारे पास एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μg, ठीक है, सबको पता है। ये यहां से एक लाइट रे आ रही है, ये इसका क्या है? इंसिडेंट पाथ। क्लियर? बट चूंकि ये नॉर्मल 1 पर क्या होगी बच्चों? बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये यहां से ऐसे आ जाएगी, सही है। जब ये ऐसे आई, बेंड हो गई ना, रेयर से डेंसर जा रही, सबको पता है। फिर यहां से क्या होगा? ये नॉर्मल, ये बनाया आपने नॉर्मल N2, और यहां से अब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो किस साइड बेंड करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल निकल गई। जब ये लाइट रे निकलती है तो इसके पैरेलल ही निकलती है, ये हम आपको दिखा भी देते हैं, और इसमें क्या पॉइंट बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो ही बता देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मार्क कर लेते, ये I, ये R, ये R है, तो बच्चों ये क्या होगा? R, और ये क्या होगा? E, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या लगेगा? sin I अपॉन sin R, ठीक है, क्या आएगा? μg, और ये एयर है, तो म्यू अपॉन म्यू एयर का 1 होता है, तो म्यू आ जाएगा सिर्फ,
ये म्यू आ गया, आ गया, इक्वेशन 1 हो गई। हो गई। इस पॉइंट पर लगाइए स्नेल्स लॉ, अगर इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या आएगा, साइन आर अपॉन साइन ई, ये क्या आएगा 1 अपॉन, क्योंकि एयर अपॉन गिलास आएगा, एयर का 1 हो गया, गिलास का म्यू होता है, सही है। तो ये कितना हो गया, इक्वेशन 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 एयर का, हाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ के आप लिख लो यहाँ पर, म्यू एयर आपका 1 होगा, म्यू वाटर का 4/3 मतलब 1.3 और 2.5 होता है डायमंड का, 2.5, और ये गिलास का कितना होगा आपका 3/2 1.5, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए बस, 3 आपको ये कॉमन याद होना चाहिए, बाकी जो भी होगा तो वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन, डायमंड का भी दिया होगा, वैसे 2.5 होता है, ठीक है। ये अब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई, म्यू इंटू 1 अपॉन म्यू, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 आया, मतलब क्या है इसका, हाँ दो, हाँ साइन आर कट गया तो साइन आई अपॉन साइन ई बचा, साइन ई, ठीक है। तो यहां पर आया साइन आई इक्वल टू साइन ई, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, जब एंगल आई इक्वल है एंगल ई के, दैट मींस एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये कौन सी है, एमर्जेंट रे, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल निकली, अब पैरेलल निकली तो कितना लेटरली शिफ्ट हुई ये आपको बताना है, डेल्टा एक्स, क्या बताना है, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लेटरल शिफ्ट, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है, क्लियर, इतना नोट करो, फिर हम आगे उधर बता हुआ नहीं लिख, ये आपका लेटरल शिफ्ट, ठीक है, लेटरली शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ कुछ नाम दे देते हैं हम, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा ये एंगल अगर आर है, ये टोटल आई है, तो ये कितना होगा, आई माइनस आर, होगा कि नहीं, तो ये एंगल आपका क्या हो गया, आई माइनस आर, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई, ये लाइट रे चली गई, ये एंगल आर था, तो ये एंगल कितना होगा, आई माइनस आर, होगा या नहीं, ये एंगल आई माइनस आर है, यहां हमने नाम दिया है ए, और ये जो लेटरली शिफ्ट है यहां से बी सी और ये वाला पॉइंट डी, ठीक है। अगर हम ए इधर देख लो, ये हमारा लेटरल शिफ्ट है डेल्टा एक्स, ये निकालना है हमें, तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये वाली साइड, ये और ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा ट्रायंगल में। इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, साइन आई माइनस आर कितना होगा बताना जरा, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा आपका बीसी अपॉन एसी, बीसी डेल्टा एक्स है और एसी हमें निकालना है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एसी साइन आई माइनस आर, सही है। अब एसी की अगर हम बात करें तो हम इससे निकाल सकते हैं कॉस थीटा से, क्योंकि ये हमें पता है ए बी एडी कितना है, थिकनेस है, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस आर की वैल्यू लगाओ, तो अगर हम यहाँ कॉस आर की वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एडी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आपका, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है एसी, और हमें एसी निकालना है तो आएगा एडी अपॉन कॉस आर, एडी की वैल्यू क्या है, थिकनेस अपॉन कॉस आर, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया आपका निकलकर, डेल्टा एक्स आया निकलकर टी अपॉन कॉस आर
साइन आई माइनस आर। अब आप साइन आई के फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं साइन ए माइनस बी करके, ठीक है। साइन ए माइनस बी इसका फॉर्मूला ओपन कर लीजिए और अंदर क्या कॉस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बनकर आएगा वो देख लेते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी टी अपॉन कॉस आर, ये हो जाएगा आपका साइन आई कॉस आर माइनस साइन आर कॉस आई, ठीक है। कॉस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आ रहा है निकल कर टी, ये हो जाएगा साइन आई कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका साइन आर अपॉन साइन आर कॉस आई कॉस आर साइन आई। क्या यही फॉर्मूला बचेगा इधर? साइन आई कॉमन लिया, यहां से चला गया, कॉस आर से मल्टीप्लाई किया 1 बच आया, माइनस साइन आई कॉमन नहीं है तो अपॉन में आएगा, कॉस आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए अपॉन में, ठीक है। अब यहां देखिए आप म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होगा, म्यू के। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये रेशियो क्या हो गया, म्यू हो गया। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इंटू साइन आई 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस आई अपॉन म्यू इंटू कॉस आर, ठीक है। क्लियर इतना? अब आपको पास एंगल आई तो गिवन है, आर नहीं है, ठीक है। आर के टर्म्स को खत्म करना है तो कैसे खत्म कर देंगे, कॉस आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और साइन आर की वैल्यू म्यू की टर्म्स में लिख सकते हैं 1 माइनस उस फॉर्मूले से साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू होता है। तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, म्यू है ना। तो साइन आर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, साइन आई अपॉन म्यू, साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म बनेगी, या आप चाहें तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू ये आएगा। ये वैल्यू उठा के हम यहां पर पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू, कॉस आर की वैल्यू ये रही, क्या है आपकी म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू, ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट के बाहर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला जो निकल कर आया वो ये आएगा टी इंटू साइन आई 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया थिकनेस का, ठीक है। अब ये बताओ मुझे मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कितना होगा इसमें, हाँ अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस किस पर, सबसे पहली बात थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहली चीज, अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर ये डिनोमिनेटर बढ़ा, ये रेशियो क्या हुआ कम, जब रेशियो कम हुआ तो 1 में से कम सब्ट्रैक्ट होगा, कम सब्ट्रैक्ट होने की वजह से ये चीज बढ़ेगी। तो ये चीज कब बढ़ रही है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पर ये चीज बढ़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने पर ये चीज कम हुई, कॉस की वैल्यू कम होती है ना, ये बढ़ेगी, हाँ माइनस की है तो कम कम होगी, ये ज्यादा ही रहेगा, तब भी ये रेशियो क्या आ रहा है कम, क्योंकि ये कम हो रही ना वैल्यू तो कम सब्ट्रैक्ट होगी 1 में से, जब कम सब्ट्रैक्ट होगी तो ये चीज बढ़ी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, थिकनेस जितनी बढ़ाओगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम होने के लिए क्या करोगे आप, साइन आई की वैल्यू को 90 कर दो, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कितना आ गया टी, आ जाएगा कि नहीं। तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट ये लिख लें, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, तो इस पर कॉस 90 क्या हो जाएगा 0,
और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया आपका टी, जो कि मैक्सिमम है। क्या है मैक्सिमम। इट कैन नॉट बी एक्सीडेड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। जो डेल्टा एक्स है मतलब जो लेटरल शिफ्ट है वो थिकनेस से ज्यादा नहीं हो सकता कभी, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। और किस किस पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पर भी डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी, और सबके बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। पॉइंट लिख लेना, ये जल्दी नोट कर लो, पॉइंट लिख लेना। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। बात नहीं है, देखो नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, ऐसे कि आपने देखा होगा अक्सर अगर आप लोग बोटिंग के लिए गए हो कभी तालाब किनारे या देखा हो आपने, ठीक है, के लिए तालाब कौन जाता है? वो तालाब ही होता है, बनो वो कहीं भी जाओ, आप चाहे फनसिटी में जाओ या फिर नैनीताल में जाओ, वो भी तो ताल है, हाँ? हाँ। राफ्टिंग में तो नहीं होती वो। चलो जैसे अच्छा आप लोगों ने ये तो देखा होगा पानी में अक्सर कोई चीज पड़ी हो वो बड़ी दिखाई देती है साइज में, ठीक है, बड़ी दिखाई देती है कि नहीं, साइज उसका बढ़ जाता है। या कभी कभी हमें लगता है कि ये 2000 का नहीं 5000 का निकलेगा नया। सुनो, अब कोई चीज अगर पानी में पड़ी हुई है तो हमें कभी लगता है कि यहीं पर हम ऐसे उठा लेंगे इसको, जब हाथ डालते तो वो हाथ में आती नहीं, मतलब क्या है वो वहां पर है नहीं जहां हमें लग रहा था। फिर हम क्या करते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं और थोड़ी सी और ज्यादा डेप्थ में जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, ऐसा होता है। अच्छा बात नहीं हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के नाम से। रियल डेप्थ जहां पर वो रखी हुई है, अपरेंट डेप्थ जो हमें वो दिखाई दे रही हाइट, हाँ साइज का भी आता है, जैसे कि ये लेटरली शिफ्ट हो रहा है ना इस तरीके से। कोई बच्चे 500 का डाल के 1000 का निकाल रहे हैं, कोई बच्चे 500 का नोट डाल के 1000 का निकाल रहे हैं, तो पढ़ना है 2000 का, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऐसे पैसे कमाओ। क्यों, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बच्चों बात नहीं, ये फिश है मान लो, ये क्या है फिश है, और आप जो है यहां से देख रहे हैं ऊपर जस्ट, आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है, आप यहां से देख रहे हैं इसको, तो आप यहां से आने वाली रे क्या होगी, नॉर्मली होगी, तो वो सीधी निकल जाएगी। चलो भाई ये तो सीधी निकल गई, दूसरी क्या होगी, इससे थोड़ा सा किसी एंगल पर आएगी, तो यहां से ये आ रही है, मान लीजिए यहाँ इस एंगल पर हमने इसको ले लिया, ठीक है, ये अब इस पॉइंट पर क्या बनाना है आपने, नॉर्मल, तो आपने क्या बना दिया इस पर नॉर्मल। अब ये रे कहां जा रही है, मीडियम से एयर में, तो बैंड हो गई अवे फ्रॉम, इसका पाथ ये था लेकिन ये यहां निकल गई। जब ये यहां निकलेगी तो आपको कहां से दिखाई देगी, इधर से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये वाली जो पोजीशन थी वो ये रियल डेप्थ थी, ये क्या थी इसकी रियल डेप्थ, और ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है अपरेंट डेप्थ, सही है ना, क्लियर इतना। हाँ इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं नॉर्मली शिफ्ट, ये नॉर्मली शिफ्ट हो गया, अब ये आपका आया नॉर्मल शिफ्ट, बात समझ में आ रही है, क्लियर। ये आपसे पूछा जाता है, ये अपरेंट पोजीशन पूछ लेगा कभी कभी। तो अगर आप देखें, देखिए ये सारी रेज जो इससे आ रही है वो आपकी आई पर आएंगी, आएंगी क्या नहीं, बट साइज ऑफ प्यूपिल क्या होता है, वेरी स्मॉल। अगर हम साइज ऑफ प्यूपिल की बात करें, क्या है साइज ऑफ प्यूपिल इज वेरी स्मॉल। अगर ये स्मॉल है इसका मतलब यहां बनने वाले सारे एंगल कैसे होंगे, देखिए ये नॉर्मल से एंगल आई बना, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा
आई होगा, और ये एंगल आर बना तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, अब आप यहां पर देखिए नाम, ये हमारा पी क्यू आर एस, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आर एस में अगर हम देखें साइन आई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, होगा कि नहीं। या इस पॉइंट में आप देखो वेरी स्मॉल है तो हाँ, इसमें हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि हमारा अगर साइज वेरी स्मॉल है तो एस क्या होगा, एस जो है वो वेरी क्लोज टू पी होगा, बोली होगा ही नहीं, वेरी एस वेरी क्लोज टू आर, सॉरी आर के, एस जो है वो किसके क्लोज होगा, होगा या नहीं, क्योंकि सारी रेस हमारी आई पर आएंगी, और आई पर आने के लिए सारी रेस क्या होंगी, बहुत पास पास। तो अच्छा, ये जब सब पास पास हैं तो हम पी एस को अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरी चीज क्यू एस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं। तो आप लगाइए साइन आई, ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल पी आर एस साइन आई की वैल्यू क्या होगी, आर एस अपॉन पी एस होगा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी आर, हमने लिख लिया, क्लियर इतना। और पी आर क्या है हमारे पास, रियल डेप्थ, पी आर हमारे पास क्या है, रियल डेप्थ, ठीक है। और अगर हम यहां देखें ट्रायंगल क्यू आर एस में साइन आर की वैल्यू, कैसे बात कर रहे हो इधर, साइन आर की वैल्यू क्या होगी, आर एस अपॉन एस क्यू एस, तो ये हो जाएगा आपका आर एस अपॉन क्यू आर, ठीक है, होगा या नहीं होगा, चलो ठीक, दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन क्या करो, डिवाइड कर दो, या फिर स्नेल्स लॉ लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हम स्नेल्स लॉ देखें बाय स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होगा, बताइए, साइन आई अपॉन साइन आर 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन म्यू हो गया, ठीक है, 1 अपॉन म्यू। तो साइन आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये साइन आर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पुट कर दो। देखिए अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाँ, आर एस अपॉन पी आर अपॉन ये हो जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, यही आया। क्या कैंसिल हुआ यहां से, आर एस, अच्छा ये आर एस है, ये आर एस कैंसिल, ये ऊपर गया तो क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, सही है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है, पी आर अपॉन म्यू। तो यहां से अगर हम सारी वैल्यू पुट करें, क्यू आर क्या है, क्यू आर क्या है आपके पास, जल्दी बोलो, अपरेंट डेप्थ, ये क्या है अपरेंट डेप्थ, और पी आर क्या है, रियल डेप्थ, ये आपके पास रियल डेप्थ है, ये म्यू है, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। इसी में अगर हम नॉर्मल शिफ्ट की बात करें तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट जो है वो n इक्वल टू ये आपका रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, यही तो है। रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ हमारी t मान लो, थिकनेस, रियल डेप्थ हम क्या मान लेते हैं, t थिकनेस मान लेते हैं, तो ये t है, माइनस अपरेंट डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, तो ये हो जाएगा t अपॉन म्यू, t कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई। चलो फिलहाल इधर आ जाओ, 11 बजे तक बायो क्लास नहीं, छुट्टी कर दी, अपनी क्लास बढ़ा दी। देखो यहां पर मान लो ये बहुत सारे मीडियम दिए, μ1 μ2 μ3, ठीक है, थिकनेस t1 t2 t3, सही है। आना जाना मत लगाओ जल्दी से यार, खत्म होने वाली क्लास। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, क्लियर इतना।
तो इसकी जो रियल डेप्थ है वो क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। इसकी एपरेंट डेप्थ क्या होगी, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ μ1 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, T1 अपॉन μ1। T2 के लिए निकालेंगे T2 अपॉन μ2, और T3 के लिए निकालेंगे तो T3 अपॉन μ3। कहां पर, μ1 μ2 μ3 ये तो बंद हो गया। चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट रियल डेप्थ T1 प्लस T2 प्लस T3, एपरेंट डेप्थ अगर एक मीडियम होता तो T1 अपॉन μ1 होता, तो इससे इतना शिफ्ट हो गया होगा, एपरेंट डेप्थ दिखाई देगी। इसकी वजह से कितना दिखाई देगी, T2 अपॉन, इसकी वजह से तभी टोटल नॉर्मल शिफ्ट। अगर टोटल नॉर्मल शिफ्ट पूछ रहा है आपसे, नॉर्मल शिफ्ट बताइए क्या होगा, ये टोटल नॉर्मल शिफ्ट n बराबर टोटल रियल डेप्थ माइनस टोटल एपरेंट डेप्थ। T1 प्लस T2 प्लस T3 हाँ, टोटल रियल डेप्थ माइनस टोटल एपरेंट डेप्थ। तो हम ये लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस का T1 अपॉन μ1 माइनस का T2 अपॉन μ2 माइनस T3 अपॉन μ3। और आप चाहें तो सबका नॉर्मल शिफ्ट लिख सकते हैं अलग अलग, जो आपने पढ़ा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस T2 कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन μ2 प्लस T3 कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन μ3। आप चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर इतना, ये हो गया। इसी में एक पॉइंट और है कि अगर आपने किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करा दिया बीच में, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर इतना, और आपने एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करा दी T थिकनेस की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, ठीक है, और आप यहां से देख रहे थे। अब नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, नॉर्मल शिफ्ट जी बताइए कितना नॉर्मल शिफ्ट हो गया। गुड मॉर्निंग। बताइए नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा बताइए भाई। आप ये देखो, अगर ये स्लैब ना होती तो जो इसकी हाइट है ये उतनी हाइट पर रहता, स्लैब आने के बाद तो शिफ्ट हुआ है। और कोई मीडियम T थिकनेस का अगर बीच में आ जाए तो नॉर्मल शिफ्ट कितना होता है, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। सिंपल सी बात है, ये आंसर। बस लेटरल शिफ्ट थोड़ी देख रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट देख रहे हैं, तो कितना रहेगा इसकी वजह से, जो अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, T माइनस 1 अपॉन म्यू। क्लियर इतना, जल्दी से नोट करो। इसके बाद देख लो हाइट में चेंज, जैसे नॉर्मल शिफ्ट में होता है ऐसे ही हाइट में चेंज क्या आएगा। 2-3 पॉइंट है ये बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन देके मैं फिर क्लोज कर दूंगा, ठीक है। हाँ फिर थैंक यू। रियल हाइट एंड अपरेंट हाइट, रियल हाइट एंड अपरेंट हाइट। रियल हाइट और अपरेंट हाइट के लिए डायग्राम में इधर बना देता हूं, चलो उधर नीचे हो जाएगा काफी। इसकी जो हाइट है वो इस टाइम रियल हाइट कैपिटल H है, ठीक है। और किसी मछली ने यहां से इसको देखा, ये क्या है, फिश, ये फिश है, अगर देख पाओ तो कौन सी है, ये यहां से फिश ने इसको देखा,
ठीक है, कैसे देखा, ऐसे रे आई होंगी यहाँ टॉप वाली और ये बैंड कर गई होंगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये फिश है। तो अब आप ये बताओ, ये जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है? पीछे की साइड से, यहां से। तो इसको लगा कि यहां मैंने, तो ये जो हाइट है वो क्या है? अपरेंट हाइट। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे मान लो आपने डाइव मार दी और आप ही अंदर है, तो आप ही देख रहे हैं अपने फ्रेंड को। ठीक है, तो बाहर जाके देख लेंगे। उसको लग रहा है कि इसको लग रहा है कि यही है, मैं ऐसे हाथ पकड़ के उठा लूंगा, और इसको लग रहा है कि ये बहुत दूर है। ठीक है, ये यहां से देखेंगे तो ये तो लगता है कि ऊपर है ऑब्जेक्ट, और यहां से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट और ज्यादा दूर है, ऐसा लग रहा है, उल्टा। यही तो है। अब आप देखो, जब यहां से भी आई तो नॉर्मल से जो एंगल बना वो क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो ये वाला एंगल आई कहलाएगा, कहलाएगा या नहीं? तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया? आई। और ये एंगल हमारा आर है, तो ये एंगल क्या बना? आर। यहां आप नाम दे दो पी क्यू आर एस। ठीक है, देखिए ट्रायंगल पी क्यू एस में अगर हम देखें साइन आई इक्वल टू क्या होगा? बोलिए, पी क्यू एस साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कितना आ जाएगा? पी क्यू अपॉन, जल्दी बोलिए, पी क्यू अपॉन क्यू एस। ठीक है, और जो हमारा ये है क्यू एस वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी एस होगा, जैसे अभी हमने उसमें किया था। तो पी क्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी एस, नहीं उल्टा हो गया, पी क्यू नहीं क्यू एस। पी क्यू ऐसे ही रहेगा, क्यू एस अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा पी एस। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है, ये इक्वेशन 1। आप लगाइए ट्रायंगल पी क्यू आर में साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर, और यू अप्रोक्सीमेट इक्वल है पी क्यू अपॉन पी आर की, इक्वेशन 2। ठीक है, और लगाइए आप स्नेल्स लॉ, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाइए बच्चों, बाय स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? बोलिए, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू, क्या होगा? म्यू। ठीक है, तो अब यहां साइन आई की वैल्यू पी क्यू अपॉन पी एस अपॉन ये आएगा पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू म्यू। पी क्यू कैंसिल, तो ये आया पी आर अपॉन पी एस इक्वल टू म्यू। ठीक है, क्लियर इतना? इसको मैं यहीं लिख देता हूं, इसके नीचे इधर। अब आप बताइए यहां पर पी आर क्या है? पी से लेके आर तक अपरेंट हाइट, और पी क्यू क्या है? पी एस क्या है? रियल हाइट। तो अगर हम यहां देखें पी आर की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो म्यू इंटू पी एस आ रही है, तो ये जो है हमारा क्या है? अपरेंट हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स रियल हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी में आपसे पूछ ले कितना शिफ्ट हुआ? नॉर्मल शिफ्ट इसमें कितना होगा? इसमें नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा ये बताइए? नॉर्मल शिफ्ट, हाँ देखिए क्या आएगा? अगर नॉर्मल शिफ्ट निकालना है हमें तो यही तो आएगा, अपरेंट हाइट माइनस रियल। ठीक है, तो नॉर्मल शिफ्ट जो आया एन की वैल्यू वो आएगी आपकी अपरेंट हाइट माइनस रियल हाइट। तो आपका अपरेंट हाइट क्या है? म्यू इंटू इसकी रियल हाइट कैपिटल एच है ना,
तो म्यू इंटू एच हो जाएगा, म्यू इंटू एच माइनस का एच, तो ये आएगा आपका एच कॉमन ले लिया तो म्यू माइनस 1। ये आपके पास नॉर्मल शिफ्ट आ गया निकल कर, नोट कर लीजिए अभी हो गया। क्वेश्चन देखो, 12 मैसेज आ जाएंगे। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बताने तो कल ही गए थे। ये पेपर है, इस पे इंक डॉट है, क्या है ये? हाँ ये दबा इंक डॉट। आपने इसके ऊपर एक गिलास स्लैब रख दी, ये क्या है आपके पास? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको 1.5 और थिकनेस जो दी है वो दी है 6 सेंटीमीटर, सही है 6 सेंटीमीटर, सही है। किधर? अरे दिख रहा है, अरे दिख रहा है, ये बच्चे ऐसे ही करते हैं। अरे नहीं आप देखो इसके बाद आपने एक मीडियम और लिया, और पीछे हटाना बस। ये इसका मीडियम क्या है? 4/3 कितना है? 4/3 और इसकी जो थिकनेस है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है, सही। ये आपसे कह रहा है फाइंड हाइट up to which ink dot raised, ठीक है। बताइए कितनी हाइट तक ये ऊपर दिखाई देगा, मतलब भाई नॉर्मल शिफ्ट पूछा है, ठीक है। ये हो गया 10 मिनट इसका कितना आएगा आंसर? तो नॉर्मल शिफ्ट तो पूछा है, इसमें क्या आएगा भाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। अरे T1 इंटू क्या आएगा बोलिए? और आगे प्लस T2 1 माइनस, सॉल्व करिए क्या आ रहा है आंसर, देखिए सेंटीमीटर में आएगा। T1 कितना है? 6, 1 माइनस, ऊपर है तभी तो देखेगा, ऊपर है, ऊपर से ही तो देखेगा ये। इंक डॉट इधर देखो, 6 1 1 म्यू, म्यू1 की वैल्यू कितनी है? 1.5 प्लस 2, म्यू2 की वैल्यू 1 माइनस 1/4/3, तो ये आ जाएगा। बताओ कितना आया आपका आंसर? 6 इंटू 0.5/1.5, पॉइंट पॉइंट आया, ये आया 3, 3 कट करेंगे 2 प्लस, अब देख रहे हो नहीं? 2 इंटू कितना आएगा? 1/4, 2 सेट करेंगे 2, 2 प्लस 1/2 कितना? 5/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, इतना रेस्ट दिखाई देगा ऊपर उठा हुआ, ठीक है। रियल कितनी है इसकी? रियल है 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये दिखाई कितना देगा ऊपर से? चलो भाई होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्यूब है, क्यूब में सब साइड बराबर होती है ना, क्यूब ऑफ साइड सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हाँ ज्यादा बड़ा हो जाएगा ज्यादा बड़ा नहीं। तो 1 सेंटीमीटर की जगह mm कर लो, अब तो छोटा रहेगा, सही है। चलो
ये हमारे पास क्यूब है, फ्रंट फेस है, ठीक है। इसका यहाँ एक डॉट लगा हुआ है, ये क्या है, डॉट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये फेज 1 है इसका, ये फेज 2, ठीक है। तो कह रहा है पोजीशन ऑफ डॉट फ्रॉम फेज 1 100 सेंटीमीटर 100 mm एंड फेज 2 ये आपका 60 mm है, ठीक है। कह रहा है फाइंड रियल पोजीशन ऑफ डॉट फ्रॉम फेज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम कौन सा, ये वाला मीडियम, ठीक है, जो दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हो गया होमवर्क में, एक और लिखो। थैंक यू। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम 2, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, ठीक है। फाइंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव जो मीडियम, इधर देखो दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दो मीडियम दिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 म्यू2 है, थिकनेस T1 T2 है। कह रहा है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना होगा इसका, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू क्लास।